नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जीतने के लिए जोर लगा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में खुद भाजपा को खुफिया जानकारी मिल चुकी है कि उसकी हार हो रही है। कुछ सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन सत्ता में कांग्रेस ही आ रही है। ऐसे में चुनाव में खिसकती जमीन से घबराई भाजपा ने आखिरकार सीधे कांग्रेस के कैप्टन को टारगेट किया है। भूपेश बघेल के गले में ईडी का फंदा डालकर बीजेपी अब कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने में जुट गई है। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को है, यानी 3 दिन बाद। ऐसे में भ्रष्टाचार का आरोप मतदाता के दिमाग में रहेगा जब वो वोट देने जाएगा। और भाजपा को लगता है कि वोटर भूपेश बघेल जैसे भ्रष्ट नेता की जगह भाजपा को सत्ता में लाने के लिए कमल पर बटन दबाएगा। लेकिन इसे बिलो द बेल्ट हिट करना कहा जाएगा। हालांकि चुनाव में अब किसी तरह की नैतिकता और मर्यादा की बात करना फिजूल है। राजस्थान में अशोक गहलोत को घेरने के लिए भाजपा ने लाल डायरी का तमाशा किया, तो छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप घोटाले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ की भारी भरकम रकम रिश्वत में देने का आरोप लगा दिया। भूपेश बघेल पर हमला करने का जिम्मा खुद पीएम मोदी ने संभाला है, जिनकी जुबान खासकर चुनाव के दौरान विपक्ष के खिलाफ बेहद तीखी हो जाती है। दुर्ग की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने महादेव का नाम लेते हुए कहा कि यहां की सरकार ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, लेकिन पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। यहां के सीएम बताएं कि दुबई वालों से क्या संबंध है। इसके साथ ही सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी का जिक्र करते हुए कहा कि यहां तो 30% में काम हो रहा है। दफ्तरों में घूस देकर काम कराने के मामले खूब आए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कहती हैं कि सत्ता वाले सट्टा से कमाकर उस पैसे को चुनाव में लगा रहे हैं। हवाला से पैसा आया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने जवाब दिया है, ईडी के पास अगर कोई जानकारी और सबूत हैं तो उन्हें सामने क्यों नहीं लाती? आरोप क्यों लगा रही है? उनके पास जानकारी है और वो सामने नहीं रख रहे हैं तो वो भी सहभागी हैं क्या? ये वही ईडी है जिसके अधिकारियों के घरों में भारी मात्रा में पैसा मिला है। हम उम्मीद कर रहे थे कि चुनाव से ठीक पहले ऐसा होगा। ये अप्रत्याशित नहीं है, यानी कांग्रेस कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ऐसा कदम उठाया जा सकता है। तो टीएस सिंहदेव आगे कहते हैं, जब वो चुनाव हारने वाले हैं तो ये बातें सामने ला रहे हैं। ईडी की प्रेस रिलीज में भी कोई तथ्य नहीं है। कौन से लोग देश में चुनी सरकारों को गिराते हैं और ऑपरेशन लोटस करते हैं, ये सभी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को अपने बयान में कहा कि महादेव ऐप पूरे देश में मौजूद है। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिसने महादेव ऐप के खिलाफ जांच की है। इस मामले में 70 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। 450 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने शराब घोटाला, चावल घोटाला की भी बात की। यानी भाजपा ने अपने प्रचार का फोकस अब पूरी तरह से भ्रष्टाचार पर केंद्रित कर दिया है। कर्नाटक में कांग्रेस ने भाजपा की तत्कालीन बोमई सरकार को 40% वाली सरकार बताकर चुनाव प्रचार में हवा बना दी थी और फिर चुनाव जीत भी लिया था। कुछ वैसा ही भाजपा करने की कोशिश में है। ईडी की कार्रवाई का टाइमिंग किसी को भी समझाने के लिए काफी है कि इसके पीछे वजह क्या है। भले ही भाजपा कहे कि ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन भाइयों, उसे कंट्रोल तो केंद्र सरकार ही करती है। किसके इशारे पर वो काम करती है, ये सब जानते हैं। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ईडी के भूपेश बघेल पर आरोप के बाद कांग्रेस को खतरा पैदा होगा? क्या छत्तीसगढ़ में इससे भाजपा के पक्ष में कोई लहर बन पाएगी? कांग्रेस का वापसी का सपना क्या टूटेगा? हमारे हिसाब से तो इसका ज्यादा असर नहीं होगा। एक तो जो टाइमिंग वाली बात है वो आम लोगों को भी समझ आती है कि मतदान से ठीक पहले इस कार्रवाई का मतलब ही चुनावी फायदा लेना है। उससे भी बड़ी बात यह है कि भूपेश बघेल सरकार ने 5 साल में जो काम किसान मजदूरों के लिए किया वो मतदाता भूलेगा नहीं। किसानों का कर्ज माफ करने से लेकर धान खरीद की रकम बढ़ाना, जिसके जवाब में भाजपा ने भी अब 3100 रुपए प्रति क्विंटल का ऐलान किया है। इसके अलावा भूपेश बघेल सरकार की कई स्कीम ने लोगों को फायदा पहुंचाया है। वोट देते समय जनता ये भूलेगी नहीं और दूसरा मौका देने में पीछे नहीं रहेगी। दोस्तों, जहां तक सवाल भूपेश बघेल की गिरफ्तारी का है तो वो ईडी अभी नहीं कर पाएगी। हाँ, पूछताछ के लिए समन भेज सकती है, लेकिन भूपेश बघेल चुनाव का हवाला देकर उसे आगे बढ़ाने को कह सकते हैं। सीधी सी बात है, भाजपा के पास कोई खास मुद्दा छत्तीसगढ़ में नहीं है। अपने आरोपों को बल देने और थोड़ा ऑथेंटिक दिखाने के लिए ही ईडी की कार्रवाई की गई, ताकि प्रचार के दौरान लोगों को बताया जा सके कि हमने जो आरोप लगाए वो यूं ही नहीं थे। लेकिन मुझे नहीं लगता भाजपा इसका फायदा उठा सकेगी, क्योंकि जनता देख रही है कि भाजपा ये खेल हर उस राज्य में खेल रही है जहां विपक्ष की सरकार है।
दोस्तों, आपको याद होगा 2018 चुनाव से पहले एक सीडी कांड हुआ था। भाजपा ने उसे भी जोर शोर से उठाया था, लेकिन चुनाव में यानी कि 2018 के चुनाव में उसका कोई असर नहीं हुआ था। असल बात तो यह है कि आम लोगों को उन बातों से मतलब होता है जिसका सरोकार सीधे उनसे हो, यानी कि बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी जरूरतें पूरी करने का दम जिसमें दिखेगा, जनता उसे ही चुनेगी। एक अच्छी बात यह है कि भाजपा के आक्रमण के दौरान भी कांग्रेस एकजुट है। खुद बाबा सीएम भूपेश बघेल के बचाव में सामने आ गए हैं। ये वोटर को कांग्रेस पार्टी की तरफ से सॉलिड संकेत है, जिसका असर नतीजों पर दिखेगा। दोस्तों, अब कुछ बातें पहले चरण के लिए होने वाले चुनाव की भी कर लेते हैं। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान होना है, जिनमें 20 सीटों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। इसमें बस्तर संभाग की 12 सीटें भी हैं। 2018 में कांग्रेस ने 12 में से यहां 11 सीटें जीती थीं। इस बार जिन सीटों पर मजेदार मुकाबला देखने को मिलेगा, उनमें नारायणपुर है, जहां बीजेपी के केदार कश्यप और कांग्रेस के चंदन कश्यप में भिड़ंत है। कोंडागांव, जहां बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी का मुकाबला छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और भूपेश कैबिनेट में मंत्री मोहन मरकाम से है। दंतेवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी चेतराम अरामी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी छविंद्र महेंद्र कर्मा हैं। कोंटा से बीजेपी प्रत्याशी सोयम मुका के सामने भूपेश कैबिनेट के मंत्री कवासी लखमा हैं। चित्रकूट से बीजेपी प्रत्याशी विनायक गोयल के सामने छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज हैं। कवर्धा से बीजेपी प्रत्याशी विजय शर्मा के सामने मंत्री मोहम्मद अकबर हैं। यहां मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। राजनांदगांव से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व सीएम रमन सिंह एक बार फिर से मैदान में हैं। उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन खड़े हैं और यहां पर भी मुकाबला रोचक देखने को इस बार मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।